हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रमेश वत्स। एक बार फिर मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी एसएस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। तो आज का जो पार्ट है, सेकंड पार्ट है, वो आपका आ रहा है 1830 से 1848। अब इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे किस तरह से फ्रांस के अंदर विद्रोह होता है, किस तरह से बेल्जियम के अंदर विद्रोह होता है और किस तरह से 1832 के अंदर यूनान अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करता है और वहां से एक नई भावना लोगों के बीच में फैलती है जो रोमानियवाद कहलाती है। और ये सारी घटनाओं को हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। तो अगर आपने अभी तक राष्ट्रवाद क्या होता है मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, या इसके अलावा सेकंड वीडियो है जो आपका फर्स्ट पार्ट है 1789 से 1815, अगर वो नहीं देखा है तो फिर शायद आपको सेकंड पार्ट देखना या उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज एक बार जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए, उसके बाद ही आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और अभी तक जो मेरी वीडियो आपके सामने आई, अगर आपको वो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसा कि अभी जो ये सेकंड पार्ट आ रहा है, इसके अंदर थोड़ी सी ऑडियो को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग करता हूं वो ब्लूटूथ लगाकर करता हूं और जब मैं अपने गर्दन को इधर उधर करता हूं तो कहीं ना कहीं अजीबोगरीब साउंड वो कर रही है। तो प्लीज उसके लिए मैं पहले ही माफी मांगता हूं। तो बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई और सुझाव हो तो वो जरूर मेंशन करें आप कमेंट्स के अंदर। तो चलिए, आज हम जो पढ़ेंगे वो हमारा है 1830 से 1848। चलिए आज फिर कुछ नया अर्जित करते हैं। जो लेसन हमारा चल रहा था, अब तक हमने जो पढ़ा है ज्यादातर फ्रांस के बारे में पढ़ा है, किस तरह से फ्रांस के अंदर घटनाएं घटित होती हैं उनको एक बार हम दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं, एक बार दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। अब तक हमने पढ़ा क्या है? हमने देखा है कि 1789 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति होती है, राजा के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद प्रजातंत्र वहां पर लागू हो जाता है और जिसको नेशनल असेंबली है वो उसको चलाती है और वो 1789 से 1799 तक चलता है। लगभग 10 साल का शासन चलता है। उसके बाद नेपोलियन युग आ जाता है जो 1799 से 1815 चलता है। उसके बाद वियना की संधि होती है 1815 में, जहां तक हमने उस लेसन को छोड़ा था। और दोबारा से फिर वियना की संधि के अंदर जो फ्रांस का विभाजन कर दिया जाता है कि फ्रांस का विभाजन कैसे किया जाता है और इस तरह से फ्रांस की चारों दिशाओं के ऊपर अन्य क्षेत्र स्थापित कर दिए जाते हैं। उसके बाद और जो ये राजा वहां पर दोबारा से बूर्बो वंश का स्थापित कर दिया था, जो राजवंश आ गया था, वो आपका 1815 से 1830 चलता है। अब तक जो हमने पढ़ा था वो 1815 तक पढ़ा था कि वियना की संधि के बाद फ्रांस का विभाजन कर दिया जाता है और वहां पर दोबारा से बूर्बो वंश का जो शासक है वो वहां पर स्थापित हो जाता है और दोबारा से राजतंत्र आ जाता है। और ये शासन है जो चलता है लगभग 15 साल, 1815 से 1830 तक ये चलता है। और 1830 में फिर विद्रोह होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो विचारधारा वो दो भागों में बंट चुकी थी। एक रूढ़िवादी विचारधारा थी जो 1815 से 1830 तक शासन करेगी, और राष्ट्रवादी विचारधारा जो अन्य संगठन बनाने में लगी हुई थी। अब उसका पहला परिणाम क्या होता है? वो होता है 1830 के अंदर फ्रांस के अंदर विद्रोह होता है। 1830 के अंदर फ्रांस के अंदर विद्रोह होता है और उसमें जो राजा 1815 में जो बूर्बो वंश का शासक वहां बैठाया था उसको हटा दिया जाता है और नए तरीके से राजतंत्र को ही लागू किया जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि पहले भी राजा था, अब भी राजा है, तो राजतंत्र अब थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाता है, संविधानिक राजतंत्र वहां पर लागू किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो राजा है उसको लोगों की बात को सुनकर ही शासन करना पड़ेगा, एक संविधान के अनुसार शासन करना पड़ेगा, वो निरंकुश नहीं रह सकता। तो 1830 में जो फ्रांस के अंदर एक विद्रोह होता है, उस विद्रोह के बाद फ्रांस में क्या परिवर्तन होते हैं? देखिए, राजतंत्र जो था, जो बूर्बो वंश का शासक 1815 से 1830 तक चला था, वो समाप्त हो जाता है और वहां पर संविधानिक राजतंत्र लागू हो जाता है। और जो संविधानिक राजतंत्र लागू होता है उसकी कमान किसको दी जाती है? वो लुई फिलिप को। लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आप राजा है, आप शासन कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक संविधान के अनुसार पब्लिक की बातों को सुनकर भी आपको शासन करना पड़ेगा। तो इस तरह से लुई फिलिप को वहां कोई शासन की भागदौड़ दे दी जाती है और अब वहां पर वो शासन करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रांस के अंदर ये बदलाव हो जाता है। जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा चली आ रही थी, 1815 से 1830 तक जो रूढ़िवादी लोग वो शासन करते हैं और अब फिर कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ लगकर राजतंत्र आ जाता है और जो संविधानिक होता है। ये एक स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी है। उस समय जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये ड्यूक मैटरनिक थे जिन्होंने वियना की संधि के अंदर
अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इन्होंने थोड़ा सा नेगेटिव वे में बोला था कि एक वायरस है जो फ्रांस से शुरू होता है और फिर वो पूरे यूरोप को घेर लेता है। कहने का मतलब जो घटनाएं होती हैं उस समय, जो समाज के अंदर घटनाएं हो रही थी, वो फ्रांस से शुरू हो रही थी और वो कहीं ना कहीं पूरे यूरोप के अंदर असर डाल रही थी। अब इसकी बात को सही साबित करने के लिए अब हमें यह देखना है, अब तक जो हमने समझा वो यही समझा कि फ्रांस के अंदर किस तरह के घटनाक्रम होते हैं। अब फ्रांस के अलावा और भी क्षेत्र हैं, वहां पर क्या क्या घटनाएं घटित होती है अभी देखते हैं। जब मैंने 1815 के अंदर आपको बताया कि वीना की संधि के बाद फ्रांस का विभाजन कर दिया जाता है, और विभाजन के दौरान मैंने एक मैप बताया था, और मैप मैं दोबारा से फिर बना रहा हूं, वहीं से आपकी शुरू होगी। मैंने कहा था ये फ्रांस और फ्रांस की चारों दिशाओं के ऊपर क्षेत्र स्थापित कर दिए जाते हैं, जिसमें आपके पश्चिम में पर्सा सैक्सोनी है, रूस पोलैंड आपके पूर्व में है, दक्षिण में आपके पीडमार्ट और जनेवा है, और नीदरलैंड और बेल्जियम आपके उत्तर में है। अब जो अन्य घटनाएं घटेंगी फ्रांस के अंदर वो यहां पर होगी। नीदरलैंड, जो नीदरलैंड है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड है, और यहाँ 1830 में ही जो बेल्जियम है वो विद्रोह कर देता है। वो ये कहता है कि मुझे अब नीदरलैंड से अलग होना है, क्योंकि जब फ्रांस को रोकने के लिए तो इनका गठन कर दिया गया था, लेकिन अब बेल्जियम वो अलग होना चाहता है, और इस तरह से बेल्जियम का विद्रोह होता है, वो भी 1830 में होता है। फ्रांस के बाद जो असर पड़ता है यूरोप के ऊपर वो होता है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है उसके अंदर विद्रोह होता है, और विद्रोह का परिणाम क्या होता है, जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड है जिसमें बेल्जियम शामिल था, उससे बेल्जियम अपने आप को अलग कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये फ्रांस के अंदर घटना हुई, फ्रांस के अंदर 1830 की जो घटना हुई, होता है कई बार कि अगर हमारे पड़ोस में कोई साइकिल ले आता है, गाड़ी ले आता है, तो हमारे ऊपर उस चीज का असर होता है, हम भी प्रयास करते हैं हमारे घर भी आए। जब फ्रांस के अंदर इस तरह का एक विद्रोह हुआ तो इसका असर बेल्जियम के ऊपर भी गया, क्योंकि फ्रांस और बेल्जियम मैंने बताया था उत्तर में ही था। तो इस चीज को लेकर जो बेल्जियम के लोग हैं वो भी विद्रोह कर देते हैं कि हमें जो नीदरलैंड है इससे अलग होना, और इस तरह से 1830 में एक विद्रोह हो होता है बेल्जियम में, और इस तरह से यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अपने आप को अलग कर लेता है। अब जब यही चीजें चल रही थी, अब एक और घटना घटित होती है यूरोप के अंदर, और वो होती है यूनानी स्वतंत्रता, यानी ग्रीस की स्वतंत्रता। ग्रीस की स्वतंत्रता क्या है, एक बार थोड़ा सा ग्रीस को हमें समझने की जरूरत है। ग्रीस है क्या, जो ग्रीस यूनान है, जो वैसे तो ये हिस्ट्री का अलग विषय है, ओटोमन साम्राज्य अलग है और यूनान की सभ्यता अलग है, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं, जो ग्रीस है वो ग्रीस जो हमारा पश्चिमी एशिया है वहां, और हमारा जो यूरोप है उसकी सीमाओं के ऊपर बसा हुआ क्षेत्र है ये, क्योंकि ये दोनों संस्कृतियों से कहीं ना कहीं प्रभावित है। एक तरफ इसके एशिया है, और एशिया का पश्चिमी भाग जो आप तुर्की कह लीजिए, जहां पर इस्लाम का शासन है, ओटोमन साम्राज्य जहां के आसपास फैलता है, और एक साइड में इसके यूरोप है। तो यहां से जो ग्रीस है वो ओटोमन साम्राज्य जो इस्लामिक क्षेत्र है उनके अधीन आता है, लेकिन वो इस्लाम से अपने आप की स्वतंत्रता चाहता है कि हमें इस्लाम से अलग होना है। और जो यूरोप है, यूरोप के जो क्षेत्र हैं वो यूनानी सभ्यता को पसंद करते हैं, यूनान को पसंद करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो जो यूरोप का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं अपनी जड़ें ग्रीस के अंदर मानता है। जैसे अगर हम देखें कि आपने देखा होगा अभी अयोध्या के अंदर राम मंदिर का मामला आया, या मथुरा के अंदर आपका कृष्ण जन्म को लेकर है, इस तरह की जो चीजें हमारी धार्मिक भावनाएं कहीं ना कहीं जुड़ी होती हैं हिंदू धर्म की, ऐसे ही जो आप देखेंगे कि यूरोप के अंदर क्रिश्चियन धर्म है और ओटोमन साम्राज्य के अंदर इस्लाम है, लेकिन जो यूरोप वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी शुरुआत ग्रीस से मानते हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं ग्रीस के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए जो फ्रांस है, फ्रांस का जो पश्चिमी क्षेत्र है, यूरोप का जो क्षेत्र है, वो ओटोमन जो यूनानी स्वतंत्रता उसमें अपना सहयोग करता है। यूनानी लोग चाहते हैं ओटोमन साम्राज्य से, मुस्लिम क्षेत्र से अपनी आजादी, और इसमें सहायता करता है पश्चिमी यूरोप के जो क्षेत्र है वो वहां से उनकी हेल्प करते हैं। और होता क्या है, देखिए 1821 में जो यूनान है वो ओटोमन साम्राज्य से अलग होने की अपनी मांग करता है कि हमें जो मुस्लिम क्षेत्र है इससे अलग होना है। उसके बाद जो यूनानी स्वतंत्रता उसमें वहां के जो आजाद होने में जो सबसे ज्यादा योगदान देते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त करने में, कवि होते हैं, कलाकार होते हैं, ये बहुत सारे ऐसे रचनाएं रचते हैं, लोगों को राष्ट्रवाद की भावना फैलाते हैं ये
यूनान के लोगों के अंदर, क्योंकि इसकी सभ्यता थोड़ी सी अलग है, तो ये कह सकते हैं कि जो यूनानी स्वतंत्रता उसमें सबसे ज्यादा योगदान कवि और कलाकारों का रहा। उसके बाद मैंने कहा पश्चिमी यूरोप, क्योंकि जो यूरोप है वो धार्मिक रूप से एक प्रकार से ग्रीस के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे हम मथुरा के साथ या अयोध्या के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे वो जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वो इसकी हेल्प करता है यूनान की। और इस तरह से पश्चिमी यूरोप की सहायता से, क्योंकि सभ्यता के साथ प्रेम करते हैं, मैंने बताया, क्योंकि इन लोगों की सहानुभूति है वहां पर, इस वजह से जो पश्चिमी यूरोप है वो यूनान का हेल्प करता है, यूनान की सहायता करता है, और वहां के कवि और कलाकार मिलकर इस तरह से यूनान की स्वतंत्रता प्राप्त कर ले जाते हैं। और इसमें जो सबसे ज्यादा योगदान होता है, एक लॉर्ड बैरन होता है, इंग्लैंड से होते हैं, इंग्लिश कवि होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी ऐसी रचनाएं करता है, धन इकट्ठा करता है, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 1824 में इसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। ये आपकी बुक के अंदर इस चीज का जिक्र किया गया है। तो इस तरह से कि एक इंग्लिश, क्योंकि मैंने कहा यूरोप की भावना ग्रीस के साथ जुड़ी है, और ये एक इंग्लिश कवि था, ब्रिटेन इंग्लैंड का था, तो फिर भी इसने प्रयास किया यूनान की स्वतंत्रता के लिए, धन काफी इकट्ठा किया, लेकिन ये बुखार की वजह से 1824 में वहां मारा जाता है। और 1832 में एक संधि होती है कुस्तुनतुनिया की, उस संधि के द्वारा जो यूनान है उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई कि जो फ्रांस में विद्रोह हुआ उसका असर हुआ बेल्जियम के ऊपर, और बेल्जियम के बाद यूनान की स्वतंत्रता आपके सामने आती है, किस तरह से यूरोप उसका सहयोग करता है, और वो ऑटोमन साम्राज्य, इस्लामिक जो क्षेत्र है, मुस्लिम जो क्षेत्र है, उससे अपने आप को यूनानी जो लोग है वो स्वतंत्र घोषित करवा लेते हैं, अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसी दौरान जब ये घटनाएं घट रही थी, तो इन लोगों के द्वारा एक अलग ही राष्ट्रवाद की भावना यूरोप के अंदर फैलनी शुरू हो गई। इन्होंने एक चीज लेकर आए कि जो राष्ट्रवाद की भावना है, अभी आप जहां फ्रांस के अंदर हमने राष्ट्रवाद की भावना को देखा कि वो फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा, नेपोलियन युग के द्वारा किस तरह से बहुत सारे विद्रोह हुए, लड़ाई हुई, जिसके आधार पर उनको राष्ट्रवाद की भावना के द्वारा उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन यहां से एक नई चीज निकल कर आई कि अगर हम वास्तव में राष्ट्रवाद चाहते हैं तो हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर ही वो राष्ट्रवाद छिपा हुआ है, लेकिन उसके लिए हमें कहानियों का, किस्सों का, संगीत का या बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों का सहारा लेना पड़ेगा ताकि वो लोगों के अंदर वो राष्ट्रवाद की भावना फैले। और मैं ये कह सकता हूं कि यूनानी स्वतंत्रता के बाद एक नया यूरोप के अंदर एक नई चीज निकल कर आई, और वो कहलाई रोमानीवाद। ये आपकी बुक के अंदर दिया गया है, क्योंकि हमें थोड़े से कम समय में ज्यादा चीजें समझानी होती हैं। तो आप ये देखिए, जब यूनानी स्वतंत्रता हो जाती है तो उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू होता है, एक नई राष्ट्रवाद की भावना निकल कर आती है, और जो होती है रोमानीवाद। रोमानीवाद का मतलब राष्ट्रवाद में संस्कृति की अहम भूमिका होती है। एक जर्मन के योहान ग्राटफ्रीड होते हैं, वो इस चीज को बड़े जोर देकर कहते हैं कि आप संस्कृति के अंदर जाइए, संस्कृति के अंदर ही राष्ट्रवाद की भावना। संस्कृति के अंदर क्या होती है? आपकी भाषा भी होती है, आपका रहन सहन, ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी ऐसी रचनाएं की गई, जैसे इसने कहा कि कला के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आप लोगों को अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैला सकते हैं। केवल राष्ट्रवाद का मतलब अपने क्षेत्र का विस्तार करना नहीं होता, आपने थोड़ा क्षेत्र है उसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, वो राष्ट्रवाद नहीं है। ने कहा, और लोगों तक पहुंचाने के लिए इन चीजों का सहारा लिया जाता है। ये भारत के अंदर भी होता है। जो भारत के अंदर भी बहुत सारी ऐसी मूवी आती हैं जो हमें राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं, बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो हमें भी जोड़ कर रखती है। वो तरीका अपनाने की यहाँ पर कोशिश की गई कि रोमानीवाद का मतलब आप कहानियों के, किस्सों के द्वारा लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को फैलाइए, न कि आप युद्धों के द्वारा या विद्रोह के द्वारा। राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद का मतलब आप ये संगीत के अंदर देखिए, आपकी भाषा के अंदर भी एक प्रकार से राष्ट्रवाद छिपा होता है। तो इस तरह से जो रोमानीवाद आया, उसने यूरोप के अंदर एक नई विचारधारा को फैलाना शुरू कर दिया कि हम अपनी कल्चर के द्वारा भी राष्ट्रवाद की भावना को जोड़कर रख सकते हैं। और उस जोड़ने के तरीकों को कहां अपनाया गया? देखिए, मैंने कहा था इस तरह से रोमानीवाद यूरोप के अंदर आ जाता है, एक भावना फैलनी शुरू हो जाती है, और उसका परिणाम क्या होता है? मैंने कहा यहाँ नीदरलैंड और बेल्जियम है आपके उत्तर की साइड में। अब इस पूर्व में देखिए, जो रूस है, ये रूस है जो इस पोलैंड का विभाजन कर देता है। मैंने यहां पर पॉइंट दिया गया, रूस द्वारा पोलैंड का विभाजन कर दिया जाता है। जैसे यहां पर हुआ, नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो जाता है, और अब जो रूस है, रूस ने पोलैंड का विभाजन कर दिया, इसको तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन जो यहाँ के लोग थे, जो ये भावना थी, इन लोगों ने कोशिश की
कि हमें राष्ट्रवाद की भावना को संगीत के माध्यम से, भाषा के माध्यम से हमें बचाकर रखना। टुकड़े तो अलग अलग भले ही कर दिए हों, लेकिन जब तक हम अपनी भाषा के द्वारा, हमारी संस्कृति के द्वारा एक साथ जुड़े रहेंगे, तब तक हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना जीवित रहेगी। लेकिन पोलैंड ने इसको अलग अलग कर दिया। तो इन लोगों ने क्या किया, जो पोलिश भाषा थी, तो रूस को इस बात का पता था कि अगर आपने इनकी भाषा को खत्म नहीं किया, तो क्योंकि इनको पता था कि राष्ट्रवाद के अंदर भाषा का काफी अहम रोल होता है। अगर पोलिश भाषा यहाँ पर रही, क्योंकि पोलैंड की जो भाषा थी वो पोलिश थी, अगर पोलिश भाषा यहाँ पर रही तो आप पोलैंड को अलग अलग नहीं कर पाएंगे, लोग जुड़े रहेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप रूसी भाषा वहां पर लगाएं, क्योंकि जब भाषा के द्वारा रूस के साथ जुड़ना शुरू होगे तो उन लोगों की भावना जो रूस के साथ जुड़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना के अंदर भाषा का बहुत महत्व होता है। तो इसलिए जो रूस है, रूस ने जो पोलैंड की जो पोलिश भाषा थी उसकी जगह रूसी भाषा करने का प्रयास किया। लेकिन इन लोगों ने, मैंने कहा कि चाहे टुकड़े भले कर दियो, विभाजन भले ही कर दियो, लेकिन इन लोगों के दिमाग में एक चीज थी कि हमें संगीत के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, या जो अदर एक्टिविटीज हैं उनके द्वारा हम सभी को एक दूसरे से जुड़कर रहना है, चाहे रूस ने कुछ भी कर दिया। तो इन लोगों ने संगीत के माध्यम से, भाषा के माध्यम से अपने आप की जो राष्ट्रवाद की भावना उसको एक प्रकार से जीवित रखा। लेकिन रूस को ये रास नहीं आई। रूस नहीं चाहता था कि पोलिश भाषा किसी तरह से पोलैंड के अंदर रहे, क्योंकि वो रूसी भाषा चाहता था। उसको पता था पोलिश भाषा रहेगी राष्ट्रवाद रहेगा, रूसी भाषा आ जाती है तो वही राष्ट्रवाद आपकी रूसी भाषा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए उसने, जो पोलिश लोग थे, जो पोलैंड के लोग थे, उन्होंने चर्चों के अंदर पोलिश भाषा को जारी रखा। अपने विचार, जो पोप लोग थे, पादरी लोग थे, बिशप लोग थे, वो पोलिश भाषा का ही प्रयोग कर रहे थे वहां पर, क्योंकि वो तो चाहते थे कि लोग भाषा के द्वारा, अपनी कल्चर के द्वारा जुड़े रहे। लेकिन रूस को यहाँ पर भी वो चीज रास नहीं आई। और जब उसको पता चला कि चर्च और यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर कि अभी भी पोप के द्वारा, पादरियों के द्वारा, बिशपों के द्वारा की पोलिश भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसने उन लोगों को भी क्या किया, जेल में डालना शुरू कर दिया। और बहुत सारे तो पोप, बिशप ऐसे थे जिनको साइबेरिया की जेल में भेज दिया गया। लेकिन मैंने कहा था, जब राष्ट्रवाद की भावना है, जब उसको आप दबाने का प्रयास करते हैं, विद्रोह का रूप भी लेती है। जो पोलैंड के अंदर, जो पोलैंड के लोग थे, उनकी पोलिश भाषा को दबाकर अगर रूसी भाषा वहां पर लागू करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने 1831 में, 1831 के अंदर एक विद्रोह किया रूस के साथ। लेकिन रूस ने उस विद्रोह को दबा दिया गया। तो इस तरह से जो पोलैंड था, जो ये एक रोमानीवाद आया था, और पोलैंड के लोगों ने रोमानीवाद के माध्यम से, अपने भाषा, संगीत के माध्यम से एक राष्ट्रवाद की जो भावना को जीवित रखने का प्रयास किया था, रूस ने उस चीज को भी यहाँ पर दबा दिया गया। तो इस तरह से फ्रांस से शुरू हुई जो चीजें हैं, जैसे मैटरनिक ने कहा था, जब फ्रांस सीखता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता था, मतलब है। तो फ्रांस के अंदर से घटनाएं शुरू हुई, उसके बाद बेल्जियम में पहुंच जाती है, यूनानी स्वतंत्रता हो जाती है, पोलैंड के अंदर रूस द्वारा पोलैंड का विभाजन कर दिया जाता है। इसके बाद कहां पर ये घटनाएं घटती हैं, कैसे ये यूरोप के अन्य क्षेत्रों के अंदर जाते हैं, उसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब ये इतनी चीजें घटित हो जाती हैं, अब यूरोप के अंदर क्या होगा, भूखमरी आएगी, बेरोजगारी आएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। वो चीजें भी हम अभी देखते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा कि किस तरह से 1830 में फ्रांस का विद्रोह होता है, वो चीजें मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखिए, 1815 के बाद 1830 तक वही मोनार्कों का शासन चलता है, और 1830 में फ्रांस में विद्रोह होता है। लुई फिलिप को वहाँ संविधानिक राजा घोषित कर दिया जाता है, और बेल्जियम में विद्रोह होता है, नीदरलैंड से अपने आप को अलग कर लेता है, यूनान की स्वतंत्रता होते ही ऑटोमन साम्राज्य से अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। और इस तरह से पूरे यूरोप के अंदर एक नई राष्ट्रवाद की भावना निकल कर आती है, जो रोमानीवाद या कल्पनावाद कहा गया। वो संस्कृति से जोड़ने की बात आती है, और उस संस्कृति का जो असर नजर आया वो पोलैंड के विभाजन पर नजर आया, जब पोलैंड के लोगों ने अपनी भाषा के द्वारा, संस्कृति के द्वारा, गीत के माध्यम से अपनी संस्कृति को बचाए रखने का प्रयास किया गया। तो मैंने बताया था कि इस दौरान पूरे यूरोप के अंदर भूखमरी, बेरोजगारी और बहुत सारी अन्य समस्याएं फैल चुकी थी, जिसको यूरोप कंट्रोल कर पाता है, नहीं कर पाता है, उस चीज को हम देखेंगे। देखिए, अब यूरोप के अंदर सिचुएशन क्या हो चुकी थी। यूरोप के अंदर भूखमरी थी, लोग भूखे मर रहे थे, कठिनाई थी, बेरोजगारी थी। अब ये बेरोजगारी होने का कारण क्या था। देखिए, जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। जो जनसंख्या थी वहां बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई। आप सबको पता है कि जहां जनसंख्या की बढ़ोतरी होती है वहां बेरोजगारी ऑटोमेटिकली आ जाती है। जब जनसंख्या की वृद्धि हुई तो वहां पर बेरोजगारी
फैल गई। जब बेरोजगारी फैलती है या जनसंख्या वृद्धि होती है या लोगों को खाने पीने की चीजें नहीं मिलती, विशेषकर फ्रांस के अंदर ऐसा हुआ कि जो खाने पीने की चीजें उनके भी काफी दाम बढ़ गए थे। वो क्यों बढ़े? क्योंकि जो फसलें थी वो भी उस समय खराब हो चुकी थी, खराब हो गई थी, जिस वजह से उत्पादन कम हुआ और खपत ज्यादा होनी शुरू हो गई। इस वजह से फ्रांस के अंदर काफी भूखमरी और इस तरह की समस्या आई। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी फैल गई, और जो बेरोजगारी फैली तो ये इन लोगों को लगने लगा कि शहरों के अंदर शायद कोई रोजगार मिल जाए, तो ये लोग गांव से शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ? शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, लेकिन लोगों के पास खाने पीने के तो साधन थे ही नहीं। इस वजह से एक प्रकार से अराजकता का माहौल होना शुरू हो गया और गांव से शहरों की ओर पलायन लोग करने लगे। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जब औद्योगिक क्रांति आई इंग्लैंड के अंदर, तो उद्योगों की वजह से जो काम धंधा करते थे लोग, उनके रोजगार ठप हो चुके थे और उद्योगों की वजह से एक प्रकार से बेरोजगारी काफी बढ़ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो उद्योगों से बनकर जो सामान आता था, सूती वस्त्र, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपस में कंपटीशन होता था, प्रतियोगिताएं बढ़ गई थी। इस वजह से भी जो उद्योगपति लोग थे उनके अंदर भी कहीं ना कहीं असंतोष की भावना थी। उद्योगों के कारण है जो वस्त्र उद्योग के अंदर काफी प्रतियोगिता आ गई, जो कहीं ना कहीं फ्रांस के अंदर भूखमरी या बेरोजगारी का कारण बनती है। सामंती व्यवस्था, अब इन लोगों के पास पहले ही रोजगार नहीं है और इनको कहीं ना कहीं सामंती व्यवस्था का मतलब जो टैक्स देना होता था, जो काफी कर होते थे, राजा के पास चर्च में जाते थे, वो कहां से भरेंगे लोग? उस चीज से भी लोग काफी परेशान थे। और इस चीज का परिणाम क्या हुआ? इस चीज का परिणाम होता 1845 के अंदर सिलेसिया में बुनकर हैं जो विद्रोह कर देते हैं। बुनकर होते हैं जो कपड़े का काम करते हैं। मैंने कहा था कपड़े में काफी कंपटीशन हो चुका था वहां पर, और ये ऐसा बताया जाता है, आपकी बुक के अंदर भी लिखा है कि ये बुनकर हैं जो ठेकेदार होता है उसके घर पर या फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ काफी तोड़ फोड़ भी करते हैं। उसके बाद घर पे जाते हैं, अपने पैसे की मांग करते हैं। इनको जो मजदूरी नहीं मिली थी और इस चीज को लेकर वहां पर सेना और इनके बीच में एक विद्रोह हो जाता है और इस वजह से वहां पर जो 11 बुनकर है वो मारे जाते हैं। तो इस तरह से जो भूखमरी और बेरोजगारी के कारण जो काफी परेशानी हुई यूरोप के अंदर, वो आपके सामने किस तरह से जनसंख्या वृद्धि होती है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ती है, किस तरह से लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं और किस तरह से वस्त्र उद्योग के अंदर काफी कंपटीशन हो जाता है और लोगों के ऊपर टैक्स पहले बहुत ज्यादा थे और इस चीज का परिणाम क्या होता है? लोग विद्रोह के ऊपर आ जाते हैं। और आपने एक चीज नोट की होगी, जो ये विद्रोह है ये केवल गरीब लोगों का है। गरीब लोग हैं जो वही विद्रोह कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास खाने पीने की जो चीजें थी वस्तुओं को, उनके काफी दाम बढ़ गए थे क्योंकि फसल खराब हो गई थी, जिस वजह से उत्पादन कम और खपत ज्यादा होनी शुरू हो गई। तो इस तरह से जो यूरोप था, एक तरफ तो वो माले बहुत सारे ये आंदोलनों से गुजर रहा था, बहुत सारे विद्रोह से गुजर रहा था, और दूसरी तरफ यूरोप के अंदर क्या आ गई? ये भूखमरी और बेरोजगारी की समस्या उनके लिए फैल गई। तो इस चीज का परिणाम क्या हुआ? इस चीज का पहला परिणाम तो ये हुआ कि 1845 के अंदर जो बुनकरों ने विद्रोह किया उसके अंदर 11 बुनकर मारे जाते हैं। लेकिन फ्रांस के अंदर इस चीज का क्या परिणाम होता है कि जो लुई फिलिप, मैंने कहा फ्रांस के अंदर एक विद्रोह होता है जहां पर जो बुर्बोन वंश का जो शासक था उसको राजतंत्र को समाप्त करके एक संवैधानिक राजतंत्र लागू किया जाता है। लुई फिलिप को वहां बैठा दिया जाता है। जब ये लोग इतने परेशान हो जाते हैं तो सरकार की तरफ देखते हैं, राजा की तरफ देखते हैं कि हमारे लिए कुछ राहत लेकर आए, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो उसको मजबूरी में क्या, लुई फिलिप है जो वो शासन छोड़कर भाग जाता, गद्दी छोड़कर भाग जाता, क्योंकि वो परेशान हो जाता, वो लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं कर पाता। अगर वो परेशान हो जाता है तो फिर वहां पर एक राष्ट्रीय सभा का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय सभा का गठन आपको पता होगा, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद एक नेशनल असेंबली आई थी जिसने शासन व्यवस्था को संभाला था। ऐसे ही जब लुई फिलिप गद्दी को छोड़ देता है तो उसके बाद एक राष्ट्रीय सभा का गठन किया जाता है जो फ्रांस के अंदर, जो यूरोप के अंदर उस समय काफी सुधार करेगी, विशेषकर उन परिस्थितियों में जब यूरोप है, जो फ्रांस है, वो काफी बेरोजगारी से, भूखमरी से या अन्य बीमारियों की वजह से भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था यूरोप को उस समय। तो राष्ट्रीय सभा आती है, ये काफी परिवर्तन करती है। पहला तो ये कहती है कि अब हमें, क्योंकि ये तो भाग चुका था, जो संवैधानिक राजा था वो तो भाग चुका था, अब इसकी जगह कहीं ना कहीं ये कोशिश करते हैं कि अब हमें गणतंत्र लाने की कोशिश करते हैं और उसका पहला प्रयास ये करते हैं कि 21 वर्ष के पुरुष को वोट का अधिकार दे दिया जाता। जो राष्ट्रीय सभा है, इसके बाद जो यूरोप के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, गणतंत्र की घोषणा की जाती है और 21 वर्ष के पुरुष को वोट डालने का अधिकार दिया जाता है। ये चीज थोड़ी सी बाद में आएगी, लेकिन राष्ट्रीय सभा जो विशेषकर
परिवर्तन करती है वो पहला आता है उसका रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी। ये राष्ट्रीय सभा ये गठन करती है कि प्रत्येक आदमी को रोजगार मिलेगा और उद्योगों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि उद्योगों जिन उद्योगों के कारण यहाँ पर बेरोजगारी फैली है, क्योंकि उद्योग इंग्लैंड में थे, अब वहां से जो सामान बनकर आ रहा था इनके धंधे ठप हो गए थे, लेकिन अब इस राष्ट्रीय सभा ने कहा कि उद्योगों की स्थापना यहां पर भी की जाएगी और उन्हीं लोगों को उद्योगों के अंदर रोजगार दिया जाएगा। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय सभा है उसने पहला काम रोजगार उपलब्ध करवाने की गारंटी दी गई और उद्योगों की स्थापना की गई। 21 वर्ष के नागरिक को वोट डालने का अधिकार दिया, क्योंकि उनके दिमाग में बात आ चुकी थी कि राजाओं के द्वारा शासन चलाना मुश्किल है। और जब इस तरह की घटनाएं फ्रांस के अंदर यूरोप के कुछ क्षेत्रों में घट रही थी, इन चीजों का असर सबसे ज्यादा कहां पर पड़ता है? जर्मनी में भी, इटली में, पोलैंड में भी। ये लोग एक प्रकार से संविधान की मांग करते हैं और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग करते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब होता है कि जो बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर जो चीज बटी हुई है उनको इकट्ठा करना। इस तरह की मांग पूरे यूरोप के अंदर बढ़ जाती है, क्योंकि जो यूरोप था वो कहीं ना कहीं इन समस्याओं से जूझ रहा था। उसका परिणाम राजा को गद्दी छोड़कर भागना पड़ता है और इस तरह की वहां पर थोड़ी बहुत एक गणतंत्र लाने का प्रयास किया जाता है और इस चीज का जो असर होता है वो पड़ता है आपका जर्मनी के अंदर। तो अब हम जो नेक्स्ट इसका अध्ययन करेंगे वो जर्मनी के अंदर होगा। मैंने इस चीज को बताया आपको, ये जो विद्रोह होते हैं, जिस तरह की घटनाएं होती हैं, ये केवल गरीब लोगों के द्वारा की जाती है, मतलब जो परेशान थे, बेरोजगारी से परेशान थे। के बाद इतनी सारी घटनाओं के बाद जो सबसे ज्यादा असर होता है वो जर्मनी के ऊपर होता है और जर्मनी कोशिश करता है इस चीज की राष्ट्रीय एकीकरण करने का प्रयास करता है और उसकी पहली शुरुआत मध्यम वर्ग के द्वारा की जाती है। मध्यम वर्ग वही लोग जो शिक्षक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो अलग अलग उनके संगठन होते हैं, वो मिलकर एक राष्ट्रीय एकीकरण करने का प्रयास करते हैं और उसके लिए वो लोग इकट्ठे होते हैं फ्रैंकफर्ट नामक जगह पर, जहां पर एक संसद का निर्माण करने का प्रयास करते हैं ताकि राजा है जो आगे संसद के अनुसार काम करें। अब वो देखते हैं उनकी फ्रैंकफर्ट संसद कितनी कामयाब होती है, नहीं होती है, सफल होती है, असफल होती है। चलो आइए उसको भी देखने का प्रयास करते हैं।